नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। दोस्तों, मोहम्मद आज़म साहब का एक शेर है कि अपने जलने का हमेशा से तमाशाई हूँ, अपने जलने का हमेशा से तमाशाई हूँ, आग ये किसने लगाई मुझे मालूम नहीं। ये शेर मुझे इसलिए आज याद आया कि मुझे 1990 का वो वक्त याद आ गया जिस वक्त हम स्कूल में ही थे, मैट्रिक पास करके 11th में गए थे और उस वक्त एक आग पूरे देश में ऐसी चली थी जिसमें बहुत से युवा झुलसे थे और वो आग थी मंडल कमीशन की आग। ये आग कहीं फिर से भड़क ना जाए, ये दबी आग को की चिंगारी को कोई घी डाल के शोले में ना बदल दे, ये आशंका मुझे इस वक्त सता रही है। क्योंकि स्वर्ण समाज जिस तरह से पूरे देश में सड़क पर उतर आया है वो अच्छा सिग्नल नहीं है। और न सिर्फ स्वर्ण समाज, उनके सामने अब दलित OBC समुदाय के छात्र भी या संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। मामला है UGC के नए नियम और इन नियमों में क्या डिटेल है ये तो आपको मालूम ही होगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन इन नियमों का इम्पैक्ट क्या होगा, डर इस चीज़ से है। हिमाचल हमारा प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम कोई और प्रदेश, शायद इकलौता प्रदेश है हिमाचल ऐसा जहाँ दोनों आबादी लगभग बराबर है। 50 जो 2011 की सेंसिस है, जनगणना है, उसके हिसाब से 50% से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा स्वर्ण है यहाँ पर और तकरीबन 50% के आसपास ही SC ST OBC या दूसरे समुदाय हैं। तो बराबर है दोनों। तो इस प्रदेश को औरों से ज़्यादा डरने का खतरा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इस आग को चिंगारी लगा दी है। अब वो चिंगारी शोले में ना बदले इसकी कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जो समाज है, जो समाज का सपोर्ट रखने वाले संगठन है, वो तो अब उतर आए हैं। आज प्रदेश भर में UGC के नए नियमों के खिलाफ अलग अलग स्वर्ण संगठनों ने प्रदर्शन किया और अपनी अपनी बातें रखी। पूछना चाहता हूं, क्योंकि मोदी का ही कार्यालय है, हम इस कार्यालय के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये तय करें और ये लोगों को बताएं कि वो एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी है या पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है? कब तक हम अन्याय सहेंगे सर? पहले जातिगत आरक्षण की मार हमारे बच्चों के ऊपर, -40 वाले डॉक्टर बनाने का निर्णय MD MS इन्होंने निर्णय ले लिया। क्या अब अगर कोई हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाएगा, क्या उसको अटेंडेंट की जगह अपने 4 कंधे तैयार रखने पड़ेंगे? 4 कंधों पर उठाकर कौन लाएगा? उन लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में भी। ये लोग चाहते क्या हैं? ये देश को आबाद करना चाहते हैं कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं? कौन से संगठन थे ये, क्या प्रदर्शन कर रहे थे, ये भी शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। मकसद क्या था इनका ये जानना ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों OBC, दलित और ST समुदाय के छात्र भी इन नियमों के समर्थन में उतरेंगे। प्रदेश में भी उतरेंगे, देश के अलग हिस्सों में तो उतर गए हैं। लेकिन भयावह बात या डरने की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा रोहड़ू में एक मामला हुआ था जहां एक महिला को एक दलित बच्चे की हत्या के मामले में जेल जाना पड़ा था। एट्रोसिटी का मामला दर्ज हुआ था उन पे और वो अभी कुछ दिन पहले ज़मानत पर छूटी है, आपकी स्क्रीन पर है। उनके ज़मानत पर छूटने पर स्वर्ण समाज के लोगों ने जिस तरह से उनका स्वागत किया है, वो स्वागत अपने आप में कहानी बताता है कि दलित समाज और स्वर्ण समाज के बीच में रोहड़ू क्षेत्र में जो खाई पैदा हो गई है, वो खाई अब और चौड़ी हो रही है, क्योंकि ये संगठन अब इस मामले के साथ साथ UGC के नियमों को भी जोड़ रहे हैं, UGC के नियमों के मामले को भी साथ में लिंक कर रहे हैं। आज जिस तरह से
आप सब लोग देख रहे हैं, एक स्वर्ण समाज के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, जिस तरह से आज हमारे खिलाफ कानून तैयार किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 13 तारीख को भी यूजीसी जो कानून अभी बनाया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, उसमें भी एट्रोसिटी से ही मिलता जुलता कानून हमारे बच्चों के खिलाफ भी खड़ा कर दिया है। आज भी हम जितने लोग जागृत हुए हैं, अगर स्वर्ण समाज जागृत नहीं होता तो वक्त ऐसा आएगा, एक दिन हमें जागृत हो तो छोड़ो, हमें हमारे लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान में हमारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी, ना हमारे लिए नौकरियों में जगह रहेगी। और लोकल में जिस तरह से हमारे साथ अन्याय किया जाएगा, वो आपके सामने उसका एक उदाहरण हमारे पुष्पा देवी जी है। ये खाई को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस वक्त ये रोहडू वाला मामला हुआ उस वक्त हमने, आपने, सब ने देखा कि किस तरह से जमकर राजनीति हुई। ये दरअसल मामला इतना बड़ा नहीं होता, शायद इसका इम्पैक्ट अगर सज़ा भी होती या वो महिला गिरफ्तार भी होती तो कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, जो नॉर्मल जिस तरह से गिरफ्तारियां होती वैसे होती। लेकिन दोनों ही तरफ के नेताओं ने राजनीति करके इस मामले को प्रदेश भर में नहीं पूरे देश भर में पहुंचाया। इस मामले को जो तूल दिया और इस मामले को जो आग लगाई, उस आग का पूरे जिम्मेदार वो नेता हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी भी संगठन के नेता हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही समाज के नेता थे, दोनों समाज के नेताओं ने खूब जम के राजनीति की। उसका नतीजा ये निकला कि जो दो परिवारों के बीच कलह थी, वो कलह दो समाजों में बन गई। आज की डेट में वो खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि दोनों समाज एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं पूरे इलाके में। और मैंने कहा कि उनके स्वागत जब ज़मानत पे छूट रही है और उनका जो स्वागत जिस तरह से किया गया, वो स्वागत बताता है कि ये खाई और गहरी होती जा रही है। अब जब यूजीसी के इन नियमों को लेकर दोनों समाज अपने अपने युवाओं को, आप यूँ कह दिए कि बरगलाने की कोशिश करेंगे, नेता है बरगलाएंगे, बिना बरगलाए राजनीति नहीं होती, उकसाएंगे, आगे बढ़ने के लिए जोश देंगे, तब ये चीज़ 1990 वाली याद ना दिला दे। उस वक्त हम भी बहुत से छात्रों के साथ इस आंदोलन में उतर गए थे। ये अलग बात है कि पुलिस के डंडे भी खाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब उसका असल नुकसान क्या हुआ, उस आंदोलन में कितने बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितने बच्चों का और नुकसान हुआ, ये हमें बाद में मालूम हुआ, क्योंकि उस वक्त मीडिया इतनी ज़बरदस्त नहीं होती थी कि जानकारी तुरंत पहुँचे। बाद में समझ में आया। इसी चीज़ को कहीं दोबारा प्रदेश में तूल ना दिया जाए, ये सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हिमाचल प्रदेश में जब राजनीति मुद्दों से हट के अब ये समाजों तक पहुंच गई है, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से कोई थर्ड अल्टरनेट अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वो ये जातीय जो समीकरण है इसको लेकर कर रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि तकरीबन बराबर दोनों तरफ वज़न है। और इन संगठनों में, इन समाजों में भी राजनीति के अंदर भी राजनीति है। आपको मालूम होगा कि सिरमौर का एक हाटी समुदाय है, कब से लेके अपने आप को एसटी का दर्जा, जनजातीय का दर्जा मांग रहा है। मुझे नहीं मालूम वो फाइल कहाँ अटकी हुई है। केंद्र सरकार कहती है हमने क्लियर कर दिया, राज्य सरकार कुछ और कहती है। अभी तक एसटी का दर्जा उस समुदाय को नहीं मिला है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण, भीम आज़ाद पार्टी या जो भी उनका नाम है, वो आते हैं प्रदेश में और यहाँ आके सरकार को चेतावनी देते हैं कि हाटी समुदाय को दर्जा एसटी का नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई उनसे पूछे आप कौन है बाहर से आके यहाँ पर ये कहने वाले? क्योंकि उनकी राजनीति को धक्का लगता है। उन्होंने लोगों को एक पाठ पढ़ाया कि अगर एसटी को, हाटी को एसटी
का दर्जा मिलता है तो जो उस इलाके के दलित हैं उनका हक मारा जाएगा। बस इतना ही बोलना होता है ना, और हमारे देश में चीज़ें फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो आगे बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर अपने आप पहुंच जाती है। ये राजनीति के अंदर राजनीति है। इस प्रदेश में मेरे ख्याल से अगर मैं 3 जगहों की बात करूं जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब का आपको रिजर्वेशन मिलता है, किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर। मैं किसी की तरक्की के खिलाफ नहीं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी की तरक्की से, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। स्पीति, लाहौल स्पीति और किन्नौर, आज हम टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, सब जगह सोशल मीडिया पे देखते हैं, सारी दुनिया ने देख लिया है, एक्सप्लोर पूरा कर दिया है। गांव में, वहाँ के गांव में क्या बढ़िया बढ़िया मकान, शानदार मकान मिलते हैं। इतने शानदार मकान मिलते हैं कि शहरी लोग, बड़े बड़े बिजनेस लोग शर्मा जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपना एसटी के दर्जे का फ़ायदा उठाया, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरियाँ करी, IAS, IPS, HAS, HPS बने। ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ भरमौर जाओ, भरमौर में आज भी वैसी स्थिति है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जबकि ST भरमौर वाले भी हैं और इधर वाले भी हैं। फिर भरमौर पीछे कैसे रह गया? भरमौर पीछे इसलिए रह गया क्योंकि किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो पॉलिटिकली लोगों ने इसको ज़्यादा बढ़ाया, टूरिज़्म की वजह से ज़्यादा बढ़ाया, और कुछ लोग पहले ही यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, और जहाँ जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने, बड़ी हैरानी की बात इस चीज़ की होती है कि उन्होंने अपने इलाके को आगे तो बढ़ाया, लेकिन जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है, कुछ आती है, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी चंडीगढ़, कभी कहीं ऐसी जगहों पर भेजते हैं। लेकिन अपने इलाके में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या काम इन लोगों ने किया है, ये कभी इनसे कोई पूछे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन भरमौर के लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो वो अपने इलाके के डेवलपमेंट कैसे करते? ये रिजर्वेशन के अंदर भी पार्शलिटी आपको दिखती है। जो एक मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं कई जगह पूछता हूँ, एक IAS जो बन गया रिजर्वेशन के तहत, चाहे वो SC, ST, OBC कोई भी हो, वो IAS बन गया, वो फिर अपने बच्चों को दिल्ली, चंडीगढ़ के हाई फाई स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाता है, अच्छी एजुकेशन देता है। उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, वो सरकारी नौकरी के लिए वो भी उसी कोटे का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसकी एजुकेशन बहुत हाई लेवल की हुई होती है, तो उसको कोचिंग वोचिंग फैसिलिटी सब ले चुका होता है, क्योंकि पिता या माता अच्छी पोजीशन में है, तो वो सक्सेस रेट उसका ज़्यादा है। लेकिन जो एक गांव देहात से बच्चा आता है, उसे तो ये भी नहीं मालूम होता कि 10th के बाद 11th 12th में अगर आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल साइंस पढ़नी है, तो उसकी कोचिंग या उसके बाद एंट्रेंस के लिए IIT, IIM या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए या मेडिकल के एंट्रेंस के लिए कोचिंग कहाँ से ले? अगर उसे कोई बता भी दे तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो फिर रिजर्वेशन का फ़ायदा होते हुए भी वो नहीं उठा पाते, वो पीछे रह जाते हैं। उनकी सीट पे फिर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो ऑलरेडी, जिनके घर में कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठा चुका होता है। इस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के बजाय, ये जो असंतुलन है, इसको ठीक करने के बजाय पुरानी चीज़ों पे ही दोबारा लेप लगाने का क्या फ़ायदा होता, मुझे समझ में नहीं आता। और उसी वजह से ये जो है रोष या एक दूसरे के खिलाफ द्वेष फैलता है। इससे बेटर होता कि पुराने चीज़ें हैं, इसको ठीक करके एक ऐसा नियम लागू किया जा सके जिससे तय हो कि अगर एक शहर के नज़दीक रहने वाला, जो शहर में पढ़ रहा है, अच्छे उसमें पढ़ रहा है, उसको अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है तो उतना ही फ़ायदा गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब के बच्चे को भी मिले। ऐसा होना चाहिए, कुछ इसमें भी रूल होने चाहिए। मेरी तो ये सजेशन है, पर फिलहाल वो मुद्दा कहीं और चला गया। अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैंने कहा किसी की डेवलपमेंट के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो पार्शलिटी है, जो इनबैलेंस है, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान सरकार अभी से रखे कि ये आग
वो रूप ना ले जो मंडल आयोग ने लिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।